तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं आज के सेशन में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में कंप्यूटर सेक्शन को ऐड ऑन किया गया। आप लोग ने एग्जाम भी दिया। एग्जाम में आपको लेवल कैसा लगा? आपने एग्जाम दिया होगा और लेवल अगर आप बात करें कि सीजीएल के एग्जाम में जो लेवल रहा उसका लेवल कैसा रहा? डिफिकल्ट रहा, मॉडरेट रहा या बहुत आसान रहा? तो आप उसको किस लेवल पे स्कोर करना चाहेंगे? कुछ कहेंगे कि सर आसान था, कुछ कहेंगे सर मॉडरेट लेवल का था, कुछ कहेंगे सर बहुत टफ था। डिफरेंस तीनों के बीच में सिर्फ एक ही है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, डिटेल में, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप उस सब्जेक्ट में शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो जाता है। और अगर आप आखिरी कुछ दिनों में पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात है, और वो क्या? कि उस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ें, एक बार पढ़ें। क्योंकि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाए जा सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा इस कोर्स के बाद। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी मैं आपको समझाऊं बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत अच्छे से एक जगह पर कहीं पर नोट डाउन भी करते रहिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आप उन सब चीजों को एक बार रिवाइज कर पाए बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी गारंटी तो मेरी है कि क्वेश्चन तो सारे मिलेंगे, ये डैम श्योर है ना। बस आप कितना कर पाते हैं इसकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। वही क्वेश्चन एग्जाम में बेटर, वही स्टूडेंट्स एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाते हैं जो पहले से ये सोच लेते हैं कि इस बार एग्जाम में पूरे में से पूरा आएगा। जैसे अगर आपने मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर किया होगा, है ना, तो आपने ये देखा होगा कि मैथ्स में आपको पहले से ही कॉन्फिडेंट था। अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर किया होगा तो आपके अंदर ये पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि इसमें तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको डर था, जिस टॉपिक में आपको डर था, उससे अगर क्वेश्चन मिल गया तो वहां आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इस पार्टिकुलर सेशंस में बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, बात करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर की, और बात करेंगे कि कैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है। तैयार है गाइस? वेरी गुड विशाल, कीप इट अप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर इस कंप्यूटर के कोर्स को जो आपने लॉन्च किया है आज से, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, इसमें आप किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, कितने दिन पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे ये चलेगा? आइए इसके बारे में आज के सेशन में, जो कि इंट्रोडक्शन सेशन है, इसमें कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। हैव अ लुक। जैसे कि ये इमेज आप लोगों ने जरूर देखी होगी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल फुल कंप्यूटर कोर्स, जहां पे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस 15 मार्च यानी आज से स्टार्ट हो गई हैं। 11 AM पर डेली ये क्लास चलेगी। 50+ आवर्स का ये कोर्स है, यानी आपको इस कोर्स में टोटल जो लेक्चर्स मिलेंगे वो अराउंड 50 से 55 घंटे के होंगे टोटल। वैलिडिटी इसकी कितनी होगी? तो आंसर है 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। जिस दिन आपने एनरोल किया था उस दिन से लेकर 12 महीने की वैलिडिटी इसमें रहने वाली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कोर्स को लेने से फायदा क्या होने वाला है ना, व्हाट आर दी बेनिफिट्स बेसिकली। तो हर एक चीज पर बात करेंगे। जितने भी डाउट आपके बन सकते हैं सेशन में, उन सभी डाउट्स को यहां पर हमने कैटर आउट कर लिया है ना। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद जो आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं अक्सर, है ना, कोई और क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिएगा सेशन में। हाँ बिल्कुल रितेश कुमार, 100% सफिशिएंट है ना। कंप्यूटर चेंज नहीं होता, कंप्यूटर लगभग लगभग सेम ही रहता है, बस एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है ना। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट दिया गया है टॉपिक वाइज वीडियोस एंड पीडीएफ, यानी आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस मिलेंगी और हर एक टॉपिक का पीडीएफ भी मिलेगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वीडियोस एंड पीडीएफ, जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनके भी टॉपिक वाइज वीडियोस और टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगे। मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर हम लोग के पास में आंसर शीट आ चुकी है, आंसर की अवेलेबल हो चुकी है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब हैं। उन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे,
यहीं पर बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे आप कर सकते थे, क्या सोच होनी चाहिए थी उन क्वेश्चंस को करने के लिए, और क्या कॉन्सेप्ट है उन क्वेश्चंस के लिए। क्या जो क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए, क्या वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी पूछे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि वो टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब यह है कि उन टॉपिक्स को भी हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और उनके अलावा भी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, है ना, उनको भी कवर अप किया जाएगा। डाउट सेशंस रहेंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सेशन में पूछ सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन इन एग्जाम, यानी कंप्यूटर में तो फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर करेंगे, ये गारंटी हमारी है। क्लियर है? आइए एक बार डिस्कस करते हैं। कोर्स स्टार्ट डेट 15 ऑफ मार्च, यानी आज से हो चुकी है, नंबर 1। कोर्स एंड कब होगा, है ना, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है कि सर ये कोर्स लगभग लगभग कब एंड होने वाला है। तो इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है 15 ऑफ मई, है ना, अराउंड ये 15 ऑफ मई के कुछ दिन पहले, या इसके बाद तो जाएगा ही नहीं, कुछ दिन पहले भले ही हो सकता है। 50+ आवर्स, यानी डेली आपकी एक क्लास चलेगी, जो 1 घंटे या सवा घंटे की हो सकती है। लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? तो 11 AM से 12 PM की आपकी ये टाइमिंग्स रहने वाली है। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, स्टार्ट डेट, एंड डेट और लाइव क्लास की टाइमिंग्स जो आप जानते हैं। लाइव क्लास कितने दिन चलेगी, है ना, अभी मैं देख भी रहा हूं कि यहां पर पूछा भी जा रहा है हमसे। तो ये 6 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, मंडे टू सैटरडे, लेकिन डिपेंड करता है, ये क्लास संडे को भी हो सकती है। सपोज करिए मंडे टू सैटरडे में किसी दिन हमने छुट्टी ले ली या कोई इमरजेंसी थी, तो उसके बिहाफ में क्लास संडे को भी चलेगी, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको पहले से ही दे देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, आफ्टर लाइव वीडियोस रिकॉर्ड अंडर, लाइव सेशंस के बाद में जो वीडियोस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कहां देखने को मिलेंगे? तो आंसर है, 2 तरीके के टैब आपको मिलते हैं, एक लाइव टैब और एक कंटेंट टैब। तो जितनी भी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं वो सभी आपको कंटेंट टैब के अंदर भी मिल जाएंगी और लाइव टैब के अंदर भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। नेक्स्ट, वीडियोस एंड पीडीएफ अवेलेबल इन कंटेंट टैब, बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिलेगी और वीडियोस भी आपको मिलेगी, और ये दोनों ही जिस जगह पर मिलेगा वो है आपका कंटेंट टैब। एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी बात आप तक पहुंचानी होगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आप लोग ने देखा होगा शायद एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन टैब का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक इंफॉर्मेशन आप लोग को दी कि 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, जो कि पहली क्लास है। शायद आप लोग का अगर इंटरनेट ऑन होगा तो वो मैसेज आपको रिसीव हुआ होगा। तो वो नोटिफिकेशन टैब है जिसमें मैसेजेस जो भी हम भेजेंगे वो आपको मिल जाएंगे। एनी क्वेरी, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, आपने सेशन पढ़ा, हो सकता है आप लाइव पढ़ रहे हो सकता है कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो अब उन क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को जब आप पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट हो सकता है, उनको कैसे पूछेंगे? तो एक चैट ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन पर, जिस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आप डायरेक्टली 1-to-1 मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को इस चैट बॉक्स में डाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप उस चैट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को डालेंगे, और हम जैसे ही फ्री होंगे और आपके मैसेज को देखेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 डिवाइस 1 लॉगिन, कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ये कोर्स जो है वो कितनी डिवाइसेस में चलेगा। तो जिस डिवाइस से आपने पेमेंट किया था, जिस डिवाइस में एप्लीकेशन है, सिर्फ उसी डिवाइस में चलेगा, मींस 1 डिवाइस 1 लॉगिन रहने वाली है। वॉच लिमिट कितनी है, किसी एक वीडियो को कितनी बार देखा जा सकता है? आंसर है नो लिमिट, आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरी गुड। क्या वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। आप 1.5x 2x की स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड में भी करके वीडियोस को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या वीडियो डाउनलोड हो जाएगी?
जैसे कई सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम वीडियो को ऑफलाइन क्या देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले वीडियो को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वीडियो एप्लीकेशन पर डाउनलोड टैब है, वहां पर आपकी चली जाएगी और वहां से आप इंटरनेट को बंद करने के बाद भी अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। इसका प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा, कैसे आप देख पाएंगे, कैसे वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट, पीडीएफ। पीडीएफ जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, हर एक सेशन की पीडीएफ रहेगी। इवन मॉक टेस्ट जो भी हम लेंगे, है ना, उसकी भी पीडीएफ आपकी रहने वाली। जितनी भी पीडीएफ है वो आपकी एप्लीकेशन पर ही ओपन होगी, है ना, और किसी मीडियम से ओपन नहीं होगी। तो व्यू इन ऐप ओनली। मॉक टेस्ट, क्या मॉक टेस्ट होंगे यहां पर? क्या प्रैक्टिस सेशंस होंगे? बिल्कुल, वीडियोस के फॉर्मेट में भी होंगी और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो टेस्ट फॉर्मेट में भी होंगे। ये मॉक टेस्ट कब स्टार्ट होंगी? जैसे ही हम लोग टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके होंगे, उसके बाद में हम लोग मॉक टेस्ट के सेशन को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया गाइस? बिल्कुल पूनम नेहरा, अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप हमें ना एक बार कमेंट सेक्शन में, जो चैट सेक्शन है उसमें आप देना, है ना, जो भी आपकी हेल्प हो पाएगी पूरी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर बुक वीडियो रिक्वायर्ड। एक क्वेश्चन और आता है कैंडिडेट की तरफ से कि सर आपका कोर्स अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो क्या इसके बाद कोई दूसरी बुक या कोई दूसरी वीडियो भी देखने की रिक्वायरमेंट होगी? क्या किसी दूसरे सोर्स से भी कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर है नो। क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसी कोर्स पर आपको बिलीव करना होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्वेश्चंस। एक मन चंचल है हम लोग का, है ना, एक क्वेश्चन मन बार बार पूछता है कि क्या जितना पढ़ाया जा रहा है वहां से 100% कंप्यूटर आएगा? तो आंसर देखो लिखा भी हुआ है कि गारंटीड फ्रॉम दिस कोर्स, गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही कोर्स में पढ़ाए हुए होंगे, है ना, दैट इज डैम श्योर। डाउट्स आस्क, आप अपने डाउट को कहां कहां पर पूछ सकते हैं, कितने जगह पर पूछ सकते हैं? तो आंसर है 2 जगह है। ड्यूरिंग दी लाइव सेशन, जब लाइव सेशन चल रहा होगा उसके बीच में आप पूछ सकते हैं, और दूसरा है जो चैट सेक्शन हमने आपको बताया है एप्लीकेशन पर, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट अपने डाउट्स हमसे। नेक्स्ट, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे यहां पर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। वैलिडिटी इसकी 12 मंथ्स रहने वाली है, आप जानते हैं। क्या ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा? जैसे आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो सीजीएल है, सीएचएसएल है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा जाता है। तो क्या उन सभी एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होगा? बिल्कुल हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा जो बेसिक लेवल से मॉडरेट और थोड़े हाई लेवल पर भी जाकर इसको डिस्कस करेंगी एज पर द एग्जामिनेशन लेवल। कोर्स रन या वॉच ऑन ऐप ओनली। क्या आप इसको टैबलेट में चला सकते हैं? क्या आप इसको लैपटॉप में चला सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ये उसी डिवाइस में आपका कोर्स चलेगा जिसमें सिम इंसर्ट किया गया है। तो सिम अगर आपके टैबलेट में होगा तो चल जाएगा, स्मार्टफोन में तो सिम होता ही है तो उसमें भी चलेगा, लेकिन लैपटॉप पर ये अभी फिजिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ आपके एप्लीकेशन सपोर्टेड ही कोर्स रन करेगा। नेक्स्ट, आफ्टर एग्जाम शेयर योर एग्जाम एक्सपीरियंस। एग्जाम के बाद में, है ना, आप अपने एग्जाम एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ इतने नंबर का आया, इतने क्वेश्चंस हम कर पाए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगा, ये क्वेश्चन सारे आपके पढ़ाए हुए थे, है ना। ऐसी चीजों को बिल्कुल आप शेयर करिएगा, क्योंकि यही एक बेसिक है जिससे हमें आपके फीडबैक के बारे में पता चलता है। ठीक, तो ये जरूर करना है आपको। और ये एक्सपीरियंस आप कैसे शेयर कर सकते हैं? तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं एग्जाम के बाद में कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चंस में हमें डाउट लगा, ऐसा ऐसा डाउट लगा, और ये हम इतने अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। फाइनल सिलेक्शन होने पर भी जरूर बताइएगा कि सर फाइनली सिलेक्ट हो गए और कंप्यूटर में भी बढ़िया स्कोर कर पाए। ठीक। नेक्स्ट, क्या अपने नोट्स बनाना जरूरी है ना? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स का कि सर जब आप पीडीएफ दे रहे हैं, आप वीडियोस दे रहे हैं, तो क्या अपने नोट्स को बनाना जरूरी है या सिर्फ उन्हीं पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर सकते हैं?
तो आंसर है, अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ की मदद से रिवीजन कर सकते हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन यहां पर यह रहेगी कि बहुत शॉर्ट में अपने नोट्स को बनाते हुए चलें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नोट्स आपके पास में एक बने होंगे तो इतना ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगेगा रिवाइज करने के लिए। और जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो अपने नोट से ही आप रिवाइज करेंगे। और अपने नोट्स बनाकर रिवाइज करने में मजा ही अलग है ना। आपको याद रहता है कि हार्डवेयर हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, हार्डवेयर में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो लिखकर अगर आप याद करते हैं तो वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है ना, कंपैरिजन कि जो हम देखते हैं और फिर उसको याद करते हैं। तो लिखने वाले की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, दैट इज मच मोर देन व्हाट वी सी एंड लर्न, राइट। तो ओ नोट्स बिल्कुल आप बना सकते हैं। रिवाइज ओनली वाया पीडीएफ प्रोवाइडेड। जो आपको रिवीजन करना है, क्या बार बार वीडियोस को देखना जरूरी है या एक बार वीडियोस देखें और पीडीएफ की मदद से रिवाइज करें, क्या बेस्ट रहेगा? एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बार बार आपको क्या करना होगा? पीडीएफ की मदद से रिवीजन करना होगा। जितनी बार आप पीडीएफ की मदद से रिवाइज करेंगे है ना, उतना ही बढ़िया, उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी। उनको बेटर स्कोर करने के लिए ये जरूरी है कि आप पीडीएफ से बार बार रिवीजन जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू वॉच वीडियोस ऑफलाइन। हम वीडियोस को ऑफलाइन मोड में कैसे देख सकते हैं, है ना। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि वीडियोस को आप बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना होगा और ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम कंटेंट टैब में जाएंगे। कंटेंट टैब में जाने के बाद में जो वीडियोस होंगी वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा होगा। आप डाउनलोड करेंगे। आफ्टर डाउनलोड जैसे ही वो वीडियो पूरी डाउनलोड हो जाती है, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को क्लोज करेंगे। क्लोज योर मोबाइल इंटरनेट। याद रखिएगा, कई लोग डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल के इंटरनेट को बंद नहीं करते। अगर मोबाइल के इंटरनेट को बंद नहीं करेंगे तो आपकी वो वीडियो फिर से ऑनलाइन चलने लगेगी। समझ में आ गई बात? तो आफ्टर डाउनलोड क्लोज योर मोबाइल इंटरनेट। ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का मैसेज आपको दिखेगा कि आप ऑफलाइन मोड में हैं। और नीचे एक आपको लिखा हुआ दिखेगा, गो टू ऑफलाइन डाउनलोड्स। गो टू ऑफलाइन डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे और वीडियो को प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कितनी वीडियोस आप डाउनलोड करके रखेंगे? बेटर ये है कि आप जिस वीडियो को डाउनलोड करें उसको देखें और देखने के बाद उस वीडियो को हटा दें। क्योंकि एक एक घंटे की वीडियोस होती हैं तो ये आपकी मोबाइल की मेमोरी स्पेस भी कंज्यूम करेगा। तो इसलिए जिस भी वीडियो को आपको देखना है पहले आप डाउनलोड करें, इंटरनेट को ऑफ करें, उसको वॉच करें अच्छे तरीके से और फिर उसको डिलीट कर दें। फिर दूसरी वीडियो को करें, दूसरी वीडियो को डाउनलोड करें, उसको देखें, उसको डिलीट कर दें। दोबारा आपको देखना है तो दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल की स्पेस है ना, वो भी कंज्यूम नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके देख भी पाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपसे अगर कोई क्वेरी पूछनी है, जैसे कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना, वो रिकॉर्डेड देखते हैं वीडियोस को, तो वो कैसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं? तो इसके लिए एक हमने तरीका भी बताया है। चैट सेक्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमको मैसेज भेज सकते हैं 1 to 1। तो आप जो भी मैसेज भेजेंगे वो मेरे पास आ जाएगा और फिर हम इस पर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी आ गई, आपको कोई बात हमको कम्युनिकेट करनी है बहुत जल्दी, तो उसके लिए व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है। लेकिन ये इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी या कंटिजेंसी के केसेस में ही आप ये काम करिएगा। अगर अर्जेंसी है या कोई फीडबैक देना है या कोई रिजल्ट शेयर करना है या कोई सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करनी है तो आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए। फिर इसके बाद एक बार हम सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा और ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने होंगे बढ़िया तरीके से। एनी क्वेश्चन गाइस? आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा।
तो जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते थे वो हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक बार बात कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स से हम पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के अंदर, और अभी जो आंसर की आई उसके अकॉर्डिंग कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए। आइए एक बार, कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली। इस टॉपिक में पूरा कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर आ जाता है, यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सब कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू की स्पीड कितनी होती है, सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, सीपीयू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, रजिस्टर क्या होता है जो सीपीयू के अंदर है ना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलग से भी पढ़ रहे होंगे हम लोग, यहां पर दिया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में क्या होती है हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी काम हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? जनरली अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो दो तरीके की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मतलब जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, और सेकेंडरी का मतलब जो कंप्यूटर के लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। जैसे कैशे मेमोरी से क्वेश्चन आया है ना, आपने देखा होगा। रजिस्टर से क्वेश्चन बना, मेन मेमोरी से क्वेश्चन बना कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के बेहद क्लोज है ना। ये क्वेश्चन आप लोग ने देखा होगा, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रहा था कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के क्लोज है। और ऑप्शन में रजिस्टर भी दिया हुआ था, नहीं, ऑप्शन में कैशे मेमोरी भी दिया हुआ था और मेन मेमोरी भी दिया हुआ था, है ना। तो कुछ लोगों ने कैशे मेमोरी लगाया और कुछ लोगों ने मेन मेमोरी लगाया। सही क्या होना चाहिए? किस केस में आंसर कैशे होगा, किस केस में आंसर मेन मेमोरी होगा, है ना, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर मेमोरी की। फिर दिया हुआ है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मेमोरी कहां पर लगाई जाती है कंप्यूटर में, मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है ना। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे मेमोरी के। दैट इज योर टॉपिक नंबर 5। सिक्स्थ में दिया हुआ है बैकअप डिवाइसेस। बैकअप डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? हम लोग मोबाइल में भी बैकअप डिवाइसेस का यूज करते हैं, है ना। मोबाइल में कई बार हम लोग मोबाइल का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर कर देते हैं, या मोबाइल का डेटा पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे ही हम अपने कंप्यूटर्स के डेटा का भी बैकअप मेंटेन करते हैं रेगुलरली। कहाँ कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? एसडी कार्ड में, पेन ड्राइव में, एसएसडी में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सीडी में, डीवीडी में, है ना। तो बैकअप डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट्स, पोर्ट का मतलब क्या होता है? ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नेटवर्किंग पोर्ट्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और दूसरा होता है आपके हार्डवेयर पोर्ट्स, जैसे एवीआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कि पैरेलल पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट में कितना डेटा ट्रैवल करता है ना। तो इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, कैशे और मेन मेमोरी में क्वेश्चन था। पूजा कह रही है सर मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, है ना। तो आएंगे ही आएंगे, यही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का लेवल बढ़िया दिया है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं था। जिसने भी पेपर सेट किया उसने कंप्यूटर के पोर्शन को बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में पेपर का लेवल इससे भी अच्छा होगा, है ना। ये मान के आपको चलना है। फिर दिया हुआ है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है गाइस? आप लोगों ने कई बार कंप्यूटर में देखा होगा बहुत सारी ड्राइव होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो जहां पर ये ड्राइव्स होती हैं उसी को बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, या नॉर्मली इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, कितनी ड्राइव हो सकती हैं टोटल, विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है, और विंडोज एक्सप्लोरर यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को
डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार विंडोज से काफी सारे क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। कीबोर्ड शॉर्टकट की कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि कीबोर्ड की जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। जैसे एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज, एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज, इंटरनेट की शॉर्टकट कीज, ब्राउजर की शॉर्टकट कीज, फंक्शन कीज, F1 F2 F3 F4 F5, कंट्रोल रिलेटेड कीज कि कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे क्या होगा, कंट्रोल बी दबाएंगे क्या होगा, कंट्रोल सी दबाएंगे क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज पर हम लोग बात करेंगे, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, फंक्शंस पर क्वेश्चन थे, एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट देखिए, ऊपर जो कंप्यूटर बेसिक्स है ये जनरली आपका हार्डवेयर पोर्शन है ना। यहाँ पर हम लोग मेमोरी में बात कर रहे होंगे, इनपुट आउटपुट में बात कर रहे होंगे, बैकअप डिवाइसेस पर बात कर रहे होंगे। इसका मतलब ये जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, ये हार्डवेयर का है। दूसरा ये जो दिया हुआ है ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ विंडोज ही नहीं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में लाइनेक्स भी पूछा गया है ना, एक क्वेश्चन यूनिक्स से भी आ गया। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि एमएस ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आपने आंसर की देखी है या आपने पेपर बढ़िया तरीके से देखा होगा, तो आपने एक बात एनालिसिस की होगी कि पेपर में ऑफिस 365 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 से भी क्वेश्चन बने, जो कि एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, और पुराने वाले वर्जन से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब हम लोग दोनों ही वर्जन को कवर कर रहे होंगे, पुराने वाले वर्जन को और नए वाले वर्जन को, इंक्लूडिंग लेटेस्ट वर्जन जो कि ऑफिस 365 है ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया था। ऑफिस 365 देख कर ही कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कभी। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत आसान है ना। आप जब पेपर देखेंगे ना पढ़ने के बाद, तो कहेंगे ये पेपर था जिसको अभी तक हम लोग कह रहे थे कि बहुत टफ है, ये पेपर, क्योंकि आपने उस लेवल का भी पढ़ा ही नहीं है ना। जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तब मजा आएगा, तब आपको एग्जैक्ट लेवल का पता चलेगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, इस टॉपिक पे अगर हम देखें तो यहां पर आपको मोटे मोटे दो टॉपिक दिए गए हैं, एक इंटरनेट दिया गया है और दूसरा ईमेल दिया गया है। और ये दोनों ही टॉपिक, ईमेल तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंटरनेट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग ब्राउजर के बारे में बात करते हैं, ब्राउजर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस सर्च इंजन से बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया, कुकीज हो गई है ना, जहां से क्वेश्चन आपका बना था टाइप्स ऑफ कुकीज से, कुकीज हो गई। या फिर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन बने, तो सोशल मीडिया भी पढ़ लेंगे इंटरनेट में। और यहां पर दिया हुआ है वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट और ई बैंकिंग, यानी ईमेल में जितनी भी बेसिक्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और दी हुई है, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती हैं, बैंकिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग में किस किस हार्डवेयर का यूज करते हैं, बैंकिंग में किस किस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी बात करेंगे कि ऐसा क्या था जो सिलेबस में नहीं था और पूछ लिया गया। तभी तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर का कोई सिलेबस नहीं, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, है ना, वरना आप ये कह नहीं सकते एग्जाम होने के बाद कि अरे ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं था और ये कैसे पूछ लिया। तो जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। कंप्यूटर बेसिक्स में भले ही क्लासिफिकेशन दी हो लेकिन ये बहुत वाइड है ना। तो बेसिक्स के
तौर पर आपको इन्वेंटर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, फाउंडर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और हर एक टॉपिक की बहुत बेसिक से बेसिक चीज और मॉडरेट टू मॉडरेट चीज भी आपको पढ़नी है ना। बात करेंगे इस पे अभी। फिर दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। कितने सुंदर तरीके से लिख दिया और कितने कम जगह में इन्होंने इस बात को लिख दिया, जबकि नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहां पर टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन बने एग्जाम में, प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन बने। तो जिसने टू दी पॉइंट इनके सिलेबस को फॉलो किया होगा, है ना, उनका तो डिब्बा गोल हो गया होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने टोपोलॉजीज लिखा ही नहीं और क्वेश्चन टोपोलॉजी से पूछ लिए। तो इसका मतलब कि नेटवर्किंग आपको डिटेल में पढ़नी होगी, चाहे वो ओएसआई मॉडल हो जहां से क्वेश्चन आए, टीसीपी आईपी मॉडल हो, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, प्रोटोकॉल्स हो, टोपोलॉजीज हो, आईपी एड्रेस हो, मैक एड्रेस हो, लिखा ही नहीं। लेकिन नेटवर्किंग लिख दिया, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग लिख दिया, इसका मतलब कि कहीं से भी नेटवर्किंग से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, डब्ल्यू क्या है ना। नेटवर्किंग के जितने भी बेसिक्स हैं वो सब कुछ पता होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया होता है प्रोटोकॉल, मैक्सिमम भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्रोटोकॉल से, है ना, इस बार भी आए। फिर कह रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट। ये क्वेश्चन तो बहुत दमदार है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब वायरस, फुल फॉर्म पूछ ली गई कि वायरस की फुल फॉर्म बताइए। रैंसमवेयर के बारे में पूछ लिया गया, फिशिंग के बारे में पूछ लिया गया, है ना, तो ये तो बहुत आसान है। स्निफिंग के बारे में पूछ लिया गया, स्पूफिंग के बारे में पूछ लिया गया, मैलवेयर के बारे में पूछ लिया गया, वॉर्म के बारे में पूछ लिया गया। तो ये सब क्या है, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब यहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है, यानी अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में ये हैक हो गया है या कोई वायरस आ गया है, तो अब बचा कैसे जा सकता है ना। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम दीज मैलवेयर। तो आप जानते हैं सर, या तो वायरस का, एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर वायरस आ गया तो क्या यूज करेंगे, एंटीवायरस यूज करेंगे। और एंटीवायरस के साथ साथ कुछ और भी यूज कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। एंटीवायरस तो बहुत कॉमन है। इन सब चीजों से बचने के लिए और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। तो जीत कह रहे हैं सर फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग एक एडिशनल सर्वर भी लगा सकते हैं जिसे प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है, और प्रॉक्सी सर्वर की मदद से भी हम अटैक से बच सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और ये जो वायरस है, मैलवेयर है, ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, स्निफिंग है, स्पूफिंग है, फिशिंग है, या फिर आपका स्मिशिंग है, इन सब चीजों से बचा जा सकता है ना। डिटेल में बात करेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या देखें और क्या आंसर। हम लोग क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ें तो भी क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। क्वेश्चन में सिर्फ किस चीज को ढूंढें कि आंसर मिल जाए। क्वेश्चन में क्या ढूंढें कि आंसर मिल जाए। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि कंप्यूटर के फाउंडर कौन है ना, एक बेसिक तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछें जिसका आंसर मैक्सिमम आप सभी लोग जानते हैं, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, हु इज नोन एज द मॉडर्न फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। तो जब हम मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पापा कौन है, फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना बनकर अब हमें पता ही नहीं होगा कि अगर मॉडर्न कंप्यूटर पूछ लिया जाएगा तो आंसर कौन होगा, एलन ट्यूरिंग होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फाउंडर पूछ लिया जाएगा तो मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन होंगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि बहुत बेसिक लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे हैं, है ना। गलती तो हम लोग यही करते हैं कि बहुत बेसिक पढ़ के चले जाते हैं और वो एग्जाम में आता ही। तो ये बेसिकली आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीचर ही बता सकता है कि बस यही पढ़ लो और यही आएगा एग्जाम में, है ना। तो ऐसे अगर टीचर आपको कॉन्फिडेंस दे दे तो आपकी मेहनत मेहनत तो आप करने के लिए बैठे ही है ना। एक
एज मिल जाती है, आपको लगता है कि चलो अब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। कम से कम जितना सर कह रहे हैं 50 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करने हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि 50 आवर्स का समय आप हमको दे दीजिए, फिर आप देखिए रिजल्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 घंटे देते हैं और फुल आउट ऑफ फुल आ जाता है? ये कंप्यूटर है। गेटिंग दी पॉइंट। बात करेंगे इन सभी पर। अब इसके अलावा भी क्या कोई टॉपिक्स हैं जो यहां लिखा हुआ है लेकिन जो यहां लिखा नहीं लेकिन वहां से क्वेश्चन बना? सोच के बताइए। आप लोग ने तो एग्जाम दिया होगा, आंसर की देखी होगी, तो मुझे बताइए कि यहां पे ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जो लिखे ही नहीं लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए गए? डेटाबेस। डेटाबेस कहीं पर है ही नहीं, क्वेश्चन आ गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पर लिखा ही नहीं लेकिन क्वेश्चन आ गया। ओपन सोर्स कहीं दिया ही नहीं लेकिन क्वेश्चन आ गया। तो ये आपके टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स हैं जहां से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये लिखा ही नहीं था, क्योंकि लिखा हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स और बेसिक्स में सब कुछ आता है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद हम उन टॉपिक्स को भी लास्ट में कवर करेंगे जहां से कोई क्वेश्चन नहीं बना और हो सकता है आगे आने वाले सिनेरियो में भी कोई क्वेश्चन ना बने, लेकिन फिर भी हम उनको डिस्कस जरूर करेंगे। तो बस इसी तरीके से हम लोग यहां पर, हाँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बिल्कुल सही। मोहिंदर सिंह राणा कह रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, सी प्लस प्लस बेसिक्स जानने हैं आप। कंप्यूटर लैंग्वेज में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर लिख दिया तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए ना। तो उन्होंने यहां पर प्रोग्रामिंग ना लिखकर सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख दिया है। और सॉफ्टवेयर किसके थ्रू बनेंगे? कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डॉट नेट, PHP, पाइथन, है ना, यही सब है। HTML कहीं नहीं लिखा। वेब डिजाइनिंग की कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो HTML से क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब डिजाइनिंग से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये भी अगेन कंप्यूटर के बेसिक्स के ही पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं तो वेबसाइट डेवलपमेंट में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? HTML आती है, CSS आती है और जावास्क्रिप्ट आती है। कम से कम नाम तो पता होना कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिनके थ्रू वेबसाइट डेवलप नहीं होती, और आपको यही नहीं पता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस हैं कौन सी, है ना। तो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बताओ मुझे, क्या कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? ये लग रहा है ना कि बढ़िया स्कोर आएगा। अब VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से क्वेश्चन बना। तो VPN क्या है? बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है ना, तो यहां से भी बनेगा। कुकीज देखो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुकीज किसका पार्ट है? इंटरनेट का। इंटरनेट लिख दिया तो ब्राउजर भी आ गया, सर्च इंजन भी आ गया, कुकीज भी आ गया, है ना, सब कुछ आ गया। इंटरनेट 2.0 भी आ गया, www भी आ गया, है ना। ये सारी ही चीजें आपकी कवर होगी। नंबर सिस्टम कहीं नहीं लिखा, लेकिन नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम भी पढ़ना होगा लेकिन कहीं लिखा ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, है ना, जो मेंशन नहीं किए लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। दैट्स ऑल। तो आज के सेशन में हम लोग ने बेसिकली ये डिस्कस किया कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरे नंबर पर हमने ये डिस्कस किया कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। तीसरे नंबर पर जो कंप्लीट सिलेबस है इस पर हम लोग ने डिस्कशन किया। आगे आने वाले सेशन यानी कल से अब हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएंगे और बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन पूछे गए वो साथ ही साथ पढ़ लेंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने MS वर्ड, सपोज करिए MS वर्ड के बारे में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे, फिर MS वर्ड के बारे में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये सारे देख लेंगे। फिर MS वर्ड में ही कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर बात कर लेंगे। तो MS वर्ड खत्म कर देंगे।
इस तरीके से हम टॉपिक को उठाएंगे और पूरा खत्म करते हुए बढ़िया तरीके से चलेंगे। सर आपकी वीडियोस देखी थी, कुछ 29 आ गए, अरे वेरी गुड, जिसमें 4 और बढ़ने की उम्मीद है। वेरी गुड, है ना। बाकी आप हमसे पूछ लेना किस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, है ना, रातों से लड़ना पड़ता है। नो डाउट कि मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। जैसे लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क कर लो, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है। लेकिन सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है ना। ऐसा ना हो कि आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा, उस तरफ आप जा रहे हैं, तो ये गलत है। यानी आपको राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक में चलना है और उसी में ही आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, है ना, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, प्रूफ करके दिखाना है कि सर देखिए हमने कोर्स ज्वाइन किया, और ज्वाइन नहीं किया, इसको पढ़ा बढ़िया तरीके से, जो आपने जितनी भी बातें समझाई उनको अमल भी किया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया, है ना। तभी तो जाकर आप जो चाहते हैं वो आप गेन कर पाते हैं, है ना। तो व्हाट यू वांट यू कैन अचीव, यू कैन गेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल से हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पर डे, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, सब कुछ। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर हमसे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज गाइस? पहले एक बार ये बता दीजिए मुझे यहाँ पर कि हाउ इज द जोश, है ना। अब आपका जोश कैसा है, क्या लग रहा है कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। आपको ये लग रहा है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए आप तैयार हैं? वेरी गुड। प्लेबैक, दीपक कुमार पासवान क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्पीड आप बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। लाइव में नहीं कर पाएंगे लेकिन रिकॉर्डेड में आप बिल्कुल कर पाएंगे। सर हाउ मच एक्स्ट्रा नीडेड डेली अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लास? देखिए कंप्यूटर बहुत टफ नहीं, सिर्फ जितना हम लाइव क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, जितना भी हम आपको, या यही क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगी। अगर हमने कह दिया कि हमने 55 क्लासेस आपको पढ़ा दी, बस उन 55 क्लासेस को एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लो, पीडीएफ की मदद से 3-4 बार रिवाइज कर लो। अच्छा मुझे बताओ कि 50 घंटे पढ़ने के लिए अगर मैं आपको कहूं कि ये 55 घंटे का कोर्स है या 50 घंटे का कोर्स है, कितने दिन में कवर कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है ना। अगर हम मान के चले कि ऑन एन एवरेज आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से, बहुत हार्डली अगर हम बात करें तो 15 से 16 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डेली एक एक घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप 50 दिन में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। डिपेंड करेगा आपके आने वाले पेपर के ऊपर, लेकिन कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा तो कंप्यूटर के लिए निकाल ही सकते हैं ना स्टार्टिंग के दौर पर, इस समय जहां पर आज हम लोग हैं, है ना। आप 2 घंटे भी दे सकते हैं डेली कंप्यूटर में, क्योंकि अभी आपके बेसिक्स थोड़े वीक है। जब बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, एक बार वीडियो अच्छे से आप देख लें, फिर उसके बाद आप रिवीजन करने के लिए तो 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आप रिवीजन करेंगे तो हो सकता है 30 मिनट्स लगे, दूसरी बार आप रिवाइज करेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा, तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, और चौथी बार जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप कहेंगे आप क्या रिवाइज करें, सब तो आता है हमें कंप्यूटर में। तो अगेन इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर्स आपके खुद के पास है कि डेली कितनी देर पढ़ना है ना। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद डिसाइड करेंगे अपने लेवल को देखते हुए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कंप्यूटर बहुत अच्छी होगी, उनको सिर्फ एक ओवरव्यू की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो डेली अगर 15-20 मिनट भी देंगे तब भी सही है। आपकी वीक है, आपको लगता है मेरी वीक है, तो आप 1-1.5 घंटे दीजिए। आपको लगता है मेरी बहुत ज्यादा वीक है, आप 2 घंटे दीजिए, है ना। नोट्स बनाइए अपने, स्टार्टिंग में टाइम जरूर लगेगा लेकिन देना तो पड़ेगा। सर नोट्स कैसे बनाएं, पीडीएफ और ड्यूरिंग सेशन?
सपोज करिए मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको एक बात बताई, मैंने ये कहा कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर। जैसे ही मैंने ये बात बोली, आपने क्या किया, उसको लिख लिया कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो सर ने कहा रजिस्टर। फिर हमने बोला कि सीपीयू के अंदर और कोई दूसरी मेमोरी नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर ही होती है। तो आपने ब्रैकेट में लिख लिया सिर्फ रजिस्टर होती है। फिर हमने बताया रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने लिखा कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है सिर्फ रजिस्टर है, रजिस्टर इतने तरीके के होते हैं। हमने इसका एक एक काम बताया कि अगर ये रजिस्टर एग्जाम में पूछेंगे तो ये आंसर होगा, ये पूछेंगे ये होगा, ये पूछेंगे ये होगा। देखो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है टाइप्स ऑफ रजिस्टर, लेकिन टाइप्स ऑफ रजिस्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बस बहुत शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करनी है। अगर मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं तो उसके जो नोट्स बनने चाहिए वो 1 पेज में आ जाने चाहिए। तो इसका मतलब करीबन करीबन आपके पास में 50 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि 50 to 55 लेक्चर्स का मतलब हार्डली 60 पेजेस। तो मुझे बताओ, क्या 60 पेजेस के नोट्स नहीं बन सकते आपके खुद की हैंड राइटिंग में? यस और नो? बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। एक एक घंटे के सेशन को हम लोग 1 पेज में समराइज करके बिल्कुल बना सकते हैं। बस यही तो रिक्वायरमेंट है, ताकि एग्जाम में उन 60 पेजेस को रिवाइज करके हम जाएं, 60 आवर्स को रिवाइज करके ना जाएं, 60 पेजेस को रिवाइज करके जाएं जो आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं। और अगर लास्ट टाइम में हम कुछ एड ऑन करवाएं कि देखो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये आ चुकी है, ये अपडेट कर लो, तो उसी पेज पर छोटी सी जगह पर आप वो चीज अपडेट कर लो, है ना। तो एग्जाम के पास में भी हम आपको अपडेशंस देंगे कि देखो ये चीजें और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो आपने 60 पेजेस में से उनको मार्क कर लिया कि सचिन सर कह रहे हैं कि इस बार ये आने की संभावना ज्यादा है ना, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। सर ने कहा है कि डिस्क डी फ्रैगमेंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट, और एक लाइन इसके बारे में लिख ली कि ये क्या होता है। बस दैट इज द अल्टीमेट वे टू प्रिपेयर योर नोट्स, है ना। यही एक तरीका है अपने नोट्स को बनाने का। यूपीएससी ईपीएफओ का जो पेपर है ना, वहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़िया लेवल के आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल बढ़िया होता है, लेकिन सफिशिएंट है। कितने एफर्ट्स दे सकते हैं, देखिए फिर उसकी कोई लिमिट नहीं। क्वेश्चन कहां से आ जाए, आजकल फाइट जो चलती है ना एग्जाम में, वो एक एक क्वेश्चन की चलती है। एक क्वेश्चन सही होने पे सिलेक्शन हो जाता है और एक क्वेश्चन गलत होने पे सिलेक्शन रुक जाता है ना। क्योंकि कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं, सर 0.5 नंबर से रुक गया, 0.50, 0.75, 0.3, 0.1 नंबर से रुक गया। तो 0.1 का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी और सही कर देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो अगेन इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करें, आप 15 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करें। ये सारे आंसर्स आपके खुद के पास हैं, क्योंकि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, और जिसका होता है वो दूसरों से कुछ तो अलग होता है। नॉलेज आपके पास में भी है, नॉलेज दूसरे के पास भी है, नॉलेज का लेवल सेम है, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा है उसके अंदर जो उसका हुआ और आपका नहीं, है ना। कुछ तो एक्स्ट्रा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आप किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, कितना रिक्वायर्ड है आपको जॉब की, है ना। ये डिसाइड करेगा कि आप पढ़ने में कितने तेज हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, आपको रिक्वायरमेंट कम है तो आप हिट एंड ट्रायल कर रहे होंगे कि हो गया तो सही, नहीं हो गया तो ये तो है ना। किसी के पास बहुत पैसा होता है तो कहता है चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दुकान में बैठ जाएंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि हमें निकालना ही निकालना है। तो हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है। कोई जॉब कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, वो सुबह 2 घंटे पढ़ रहा है, शाम को 2 घंटे पढ़ रहा है, छुट्टी के दिन 10 घंटे पढ़ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहीं जॉब नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट ही है, वो 10 घंटे डेली पढ़ रहा है। तो कोई लिमिट थोड़ी ना है पढ़ने की, है ना, कोई लिमिट नहीं।
सर कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी क्या कंप्यूटर या एसएससी सीजीएल के लिए? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई दूसरी वीडियो नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं। बेटा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, है ना। जो आपके सामने सर बैठे हुए कब वो कंप्यूटर ही एक्सपर्ट हैं खाली, है ना। तो कंप्यूटर इतने लेवल पे हम पढ़ा देंगे कि जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे ना आपको मजा ही नहीं आएगा। आप कहेंगे इसमें तो बातें बताई नहीं गई हैं जो सर ने बता दी। तो आपको सिर्फ सुनना है, आपकी मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, आपके लिए तैयारी तो हम कर रहे हैं, प्रीवियस से पेपर्स आप लोग के लिए हम देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सुनना है अच्छे से, और जो सुनी हुई बातें हैं उसको एक जगह पे लिख लेनी है बस, है ना। तो हमारा मकसद यही है ना कि आपके लिए बर्डन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, क्या क्या पढ़े। एक टीचर तो आपके लिए एक सब्जेक्ट पढ़कर उसमें आपको एक्सपर्ट बना सकता है, यस और नो। तो जब हम इतने सालों से एक कंप्यूटर में लगे हुए हैं तो हमें पता है एग्जाम में क्या आएगा और एग्जाम में क्या नहीं आएगा, है ना। तो हमें पेपर नहीं पता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये पता है कि ये एग्जाम में आएगा और ये एग्जाम में नहीं आएगा ना। तो बस हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस को 55 घंटे का मतलब 55 घंटे नहीं होते, 55 घंटे या 50 घंटे का मतलब होता है टीचर का पीछे का 10 साल का एक्सपीरियंस, जो आपको वो 50 घंटे में पैकेज के तौर पर दे रहा है और आपसे कह रहा है कि इस 50 घंटे को कैप्सूल बना के खा लो, है ना। डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो वो क्या सिर्फ दवाई होती है ना। आपको लगता है ना कि डॉक्टर ने सिर्फ पेन चला दिया और कहा कि लो 1,000 रुपये फीस दे दो। आप कहेंगे एक सेकंड के लिए डॉक्टर के पास में गए और उसने 1,000 रुपये फीस मांग ली, तो वो फीस उसकी 1,000 रुपये उस एक सेकंड की या 1 मिनट की नहीं होती, है ना। उसकी फीस होती है उसके पीछे जो उसकी मेहनत है और जो उसने आपको सजेस्ट करी और फिर वो आपके बॉडी पर असर दिखानी शुरू की, है ना। फिर आपने कहा वाह क्या डॉक्टर है ना, जिसने 2 दवाई दी और उसमें आप ठीक हो गए। और एक था जिसने 50 रुपए आपसे लिए और आपको भर भर के दवाइयां दे दी, उसके भी पैसे नहीं लिए और आप ठीक भी नहीं हो रहे। तो बात आजकल के टाइम पर पैसे की है ही नहीं, आजकल इंपॉर्टेंस है टाइम की। और दूसरा कि अगर आप 50 घंटे दे रहे हैं तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि पूरा इसी में से आएगा ही आएगा, है ना। वही डॉक्टर अच्छा है जो आपकी बीमारी को समझ के और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे। यही तो पढ़ाई भी है और यही एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि अगर वो 1 घंटे पढ़ा रहा है तो वहां से क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, और अगर उसने कह दिया यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहां से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। बाकी आप तो बढ़िया करेंगे ये मुझे उम्मीद है। सर सीएचएसएल मेंस होने तक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो हम तो बहुत तेजी से पढ़ाएंगे, है ना। बस आप रिवीजन कोर्स कितनी देर में कंप्लीट होगा ये मत सोचिए। हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, क्या वो टॉपिक आपको समझ में आ गया ये सोचिए, है ना। अगर आप कोर्स के पीछे भागेंगे तो आप भागते रहेंगे, आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो सिलेक्शन आपके पीछे भागेगा, है ना। हम लोग क्यों नहीं ले पाते, मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्यों नहीं ले पाते जॉब, क्योंकि वो कोर्स के पीछे भागते हैं। क्या कोर्स टाइम पर हो जाएगा, क्या पहले हो जाएगा। सपोज करो कि आपने अगर 10 टॉपिक पढ़े, उन 10 टॉपिक में से कसम खा लो कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तब मजा आएगा। वरना होता क्या है ना, हम पढ़ा रहे होते हैं एमएस वर्ड, कमेंट आता है सर एमएस एक्सेल कब करवाएंगे। हम पढ़ा रहे होते हैं एमएस एक्सेल, कमेंट आता है सर पावर पॉइंट कब कराएंगे। हम पढ़ा रहे होते हैं पावर पॉइंट, कमेंट आता है सर डेटाबेस कब करवाएंगे। हम पढ़ा रहे होते हैं डेटाबेस, कमेंट आता है सर प्रोग्रामिंग कब कराएंगे। जब तुम्हें तुम्हारा दिमाग फोकस ही नहीं कर रहा है, जो पढ़ा रहे हो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हें लग रहा है इसके आगे वाला पढ़ ले फटाफट। समझ में आ गई बात। तो हमें फोकस बना के चलना है कि अगर हमने एमएस वर्ड टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सचिन सर ने एमएस वर्ड कंप्लीट करवा दिया, तो अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें ना आता हो। हमें एमएस वर्ड पढ़ा दिया इसका मतलब ये हो गया, ओके हो गया। अब इस केस में अगर एग्जाम में सपोज करिए हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल, हम इसमें एग्जाम तक एक मान लेते हैं 7 टॉपिक ही कवर कर पाए, 3 टॉपिक कवर ही नहीं कर पाए,
एक वो कैंडिडेट जिसने 10 में से 10 टॉपिक्स को कवर कर लिया लेकिन कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ा, सिर्फ कवर कर लिया। एक वो जिसने 10 में से सिर्फ 7 टॉपिक को कवर किया लेकिन उसने ये सोच लिया कि इन सातों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। बताओ कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बढ़िया है? एक वो जिसने 10 टॉपिक में से 10 टॉपिक कवर किए हुए हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एक भी नहीं, एक वो जिसने 10 टॉपिक में से 7 ही कवर कर पाया, नहीं मिला टाइम, लेकिन वो 7 ऐसे कवर हो गए कि 7 में से 7 मार्क्स ही आएंगे, एक नंबर भी कम नहीं होगा। तो इसका स्कोर आया 7, और ये जिसने 10 के 10 सारे टॉपिक्स पढ़े थे, इसका क्या हुआ? इसके नंबर आए 1 या 2। ये होता है, पढ़ लेने से काम नहीं बनता बेटा, पढ़ लेने से काम नहीं बनता, कैसे पढ़ते हैं ये मैटर करता है ना। तभी तो हमेशा कहते हैं ना, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी ज्यादा वर्थ करती है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो हर कोई दे देता है ना भर भर के, उसमें क्या दिक्कत है। क्वालिटी ऑलवेज मैटर, है ना, याद रखिएगा इस बात। वेरी गुड सर, टाइपिंग स्पीड कैसे बनाए, इसकी कोई तरकीब बताइए। तो इसके लिए पहले सोचो टाइपिंग है क्या। व्हाट इज टाइपिंग? टाइपिंग इज अ स्किल। टाइपिंग एक स्किल है। आप अपने मोबाइल पर टाइप करते हैं, कोई एक हाथ से टाइप करता है, कोई दोनों हाथ से करता है, कोई एक समय में एक कैरेक्टर लिखता है, कोई एक समय में कई सारे कैरेक्टर्स टाइप कर लेता है। तो ये एक दिन में नहीं आएगी टाइपिंग की स्पीड, ये डैम श्योर है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को देना होगा। सबसे पहले टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड की जितनी भी कीज हैं ये सब याद हो जानी चाहिए। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग टाइपिंग की कैसे होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर कौन सी कीज होती हैं। क्वार्टी कीबोर्ड होता है, QWERTYUIOP। फिर उसके नीचे वाली लाइन में कौन कौन सी होती हैं कीज। सबसे पहला स्टेप टाइपिंग का होता है कि आपको कीबोर्ड को बैठ के देखना है, लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं। लेकिन पहला स्टेप यही है कि आपको सिर्फ कीबोर्ड को चलाना नहीं, पहले कीबोर्ड को रटना है। रट लो कीबोर्ड को एक बार। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर लो, सुबह बैठो, रात में बैठो, दोपहर में टाइम मिले दोपहर में बैठो, ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट दे दो बस। खाली स्किल है ये, दोनों हाथ से टाइप करो। कोई पास में कोई कोचिंग ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, घर में लैपटॉप हो, पीसी हो, है ना, उस पर प्रैक्टिस करो। लैपटॉप पीसी ना हो तो एक पास वाला कोई भी जो आपकी कोचिंग सेंटर हो, जहां पे कंप्यूटर आपको सिखाती हो, वहां टाइपिंग जाके करो। उनसे एक बार पूछ भी लो कि कैसे हम अपने फिंगर्स को मैनेज करें कि हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए। कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, है ना, जिसके थ्रू आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू WPM यानी वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में आप कितनी स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, उसके थ्रू आप देखिए कि कितने नेगेटिव आपके जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव आपके जा रहे हैं। बस इतना आपको करना है ना। गारंटी ये है कि अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, चाहे वो टाइपिंग हो चाहे वो कंटेंट हो, तो आप बढ़िया स्कोर करेंगे एग्जाम में। लेकिन टाइपिंग एक स्किल है, ये एक दिन में, ये 2 दिन में, ये 3 दिन में, ये 15 दिन में नहीं आएगी। रिलैक्स हो, हर एक मोड में टाइपिंग करना सीखो। एक ऐसी जगह पर बैठ जाओ टाइपिंग के लिए जहां बहुत शोर आ रहा है, वहां टाइपिंग करो। क्योंकि होता क्या है ना, टाइपिंग में हम अपने कमरे में बैठ के टाइपिंग कर रहे होते हैं, या हम जिस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं वहां पर बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन एग्जाम में जब हमें टाइपिंग करनी होती है तो वहां क्या होता है, वहां इतनी ज्यादा टाइपिंग की आवाज होती है कि कई कैंडिडेट्स उस सिनेरियो में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको वैसे इनकी अच्छी बन रही थी, लेकिन लोगों को टाइपिंग करने की वॉइस सुनकर, साथ में इतने सारे कैंडिडेट्स एक रूम के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, घबरा गए, लाइन ही मिस कर दी पूरी पूरी, लाइन पर टिक नहीं किया कि ये लाइन हम कर चुके हैं टाइप। तो इसलिए टाइपिंग में जो आपको मिले उसमें 1 2 3 4 5 6 मार्क करिए कि आपको याद रहे कि इस लाइन को हम लिख चुके हैं। पूरी पूरी लाइन मिस हो जाती है टाइपिंग करने, है ना। तो इसलिए ये एक स्किल है, जब आप करेंगे ना तो आपसे गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये गलती नहीं करनी।
इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपने पढ़ा कोरोना वायरस तो आपको स्पेलिंग उसकी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सी देख कर लिख रहे हैं फिर आगे ओ देख के लिख रहे हैं, है ना। इम्पैथी आ गई तो इम्पैथी की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो ये रीडिंग से आएगी, रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो टाइपिंग स्किल अच्छी होगी। इंग्लिश अच्छी होगी तो टाइपिंग फास्ट होगी। लाइन मिस हो गई तो पूरा पूरा चला गया। आपकी कितने भी फास्ट थी, कैरेक्टर ही आपने स्किप कर दिए, वर्ड्स ही आपने स्किप कर दिए, पूरे पूरे पूरी लाइन ही मिस कर दी, है ना, तो अब क्या ही होगा। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको कई सारी चीजें समझ में आई हो, सही ट्रैक क्या है ये समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि एक बार बस बढ़िया तरीके से कोर्स को पढ़ें। दैट्स इट, है ना। मिलते हैं कल फिर एट द सेम टाइम। जुनून कम नहीं होना चाहिए। जिस पेशेंस के साथ आज आपने सुना, जिस पेशेंस के साथ आपने समझा चीजों को, यही पेशेंस बना के रखिए, है ना। यही पेशेंस आपको एग्जाम में सक्सेसफुल बनाएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।